नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर अब हम बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिखी थी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए, या ये कहें बोस आइंस्टीन पार्टिकल के लिए, बोसोन पार्टिकल के लिए हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिखी थी। तो वो हम लिखते हैं एक बार फिर, और उसके बाद हम मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या रहती है। लास्ट टाइम हमने ये निकाला था थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। n1 नंबर ऑफ पार्टिकल फर्स्ट लेवल में थे, n2 नंबर सेकंड में थे, और ये n के नंबर ऑफ पार्टिकल kth स्टेट के ऊपर गए थे। और ये अपने पास थी, ये पाई आपका मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। अब आपके अंदर क्या था, n1 ni नंबर ऑफ पार्टिकल थे, और gi माइनस वन ये अपने पास पार्टी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल थे ith स्टेट में, gi -1 नंबर ऑफ पार्टीशन थे, इसका था हमारे पास परमुटेशन। उसके बाद क्या था, ni नंबर ऑफ पार्टिकल का के साथ फैक्टोरियल था, और gi -1। दिस इज द अरेंजमेंट, दिस इज द thermodynamical probability, this is the total arrangement of the n number of particle distributing in different energy level, different energy level के साथ में था। अब हम मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, अब ये होती क्या है? मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट क्या होती है? हम थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं, W थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है, ये हमें पता है। अब मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी होगी? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट वो होगी जिसके लिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जिस स्टेट की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। तो कहने का मीनिंग क्या है, जो W हमारे पास मैक्सिमम हो, W इज द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है तो उसी स्टेट को हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलते हैं। उसी माइक्रोस्टेट को जिसका W मैक्सिमम है, उसी माइक्रोस्टेट को हम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, MPMS, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट बोलेंगे जिस स्टेट के अंदर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब हम देखो क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब इसको बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हम बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालेंगे ऑफ एन पार्टिकल के लिए। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास जो ni नंबर ऑफ पार्टिकल है वेरी लार्ज, वेरी लार्ज ni नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी लार्ज, जो gi जो ith एनर्जी लेवल है उसमें gi पार्टीशन है वो भी काफी लार्ज है, वेरी लार्ज। तो ni प्लस में gi ये बहुत लार्ज हो जाएगा। जो ये 1 लिखा है ना हमने, जो नंबर ऑफ पार्टीशन बताता है, ये ni प्लस में gi की कंपैरिजन में नेगलेक्ट हो जाता है, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी 1 नेगलेक्ट हो जाता है। तो न्यू जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, ये बातें मानकर अगर हम चले तो 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है आपके पास ni प्लस में gi फैक्टोरियल, ni फैक्टोरियल और gi फैक्टोरियल, ये हमारे पास हो जाता है। अब जो मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास माइक्रोस्टेट होती है, उसको निकालने के लिए हम उसके अंदर चेंज करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा आप सभी को पता है, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उस चीज को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ये हमें प्रोसीजर पता है ऑलरेडी, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में हमने कर लिया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे।
लॉगरिथमिक क्यों लेते हैं? कोई भी संख्या बहुत बड़ी हो ना, उसका लॉग ले लेते हैं ताकि वो जो संख्या है ना वो डीलेबल हो, उसको डील कर सके ताकि हम, इसलिए हम लॉगरिथमिक लेते हैं किसी भी चीज का। तो हम इसका नेचुरल लॉगरिथम लेंगे बोथ साइड, नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड। अब हम जस्ट इसको ये ही लेंगे। अब ये जो पाई की जो टर्म है ना, ये हमारे पास सम में आ जाती है बाद में। एक बार तो हम लिख लेते हैं एन आई प्लस में जी आई फैक्टोरियल और नीचे एन आई फैक्टोरियल जी आई फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये चलेंगे, ये लिख लिया। तो जो ये प्रोडक्ट टर्म है, जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है, लॉगरिथमिक में जितनी भी मल्टीप्लिकेशन टर्म है अगर उसका लॉग ले लें तो वो सब में आ जाती है, हमें पता है प्रॉपर्टी। तो ये सब में आ जाएंगी, 1 to k तक जा रहा है सम ये। और यहां पर हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक ऑफ एन आई प्लस में जी आई फैक्टोरियल नीचे एन आई फैक्टोरियल जी आई फैक्टोरियल, ये साथ में लिख भी लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लॉग ए और बी होता है नेचुरल लॉग का, तो ये प्रॉपर्टी लॉग की ए प्लस में लॉग बी। देखो ये प्रोडक्ट की जो टर्म होती है वो सम में चली जाती है, ये प्रॉपर्टी यूज की। यहां पर मल्टीप्लिकेशन था और ये हमने सम के अंदर राइट कर दिया। अब हम जस्ट इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, बड़ा ही आसान है ये समझने के लिए, करने के लिए। तीनों स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जितनी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, बोस-आइंस्टीन है, फर्मी डिराक है, तीनों में प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये जर्नल स्टेप हमारे पास में, ये जर्नल स्टेप है। फिर यहां पर एक बार और देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगी, यहां पर a बाय बी की लगी, लॉगरिथमिक ऑफ a बाय बी। तो इसको लिखेंगे एन आई प्लस में जी आई फैक्टोरियल, ये तो लग गया हमारे पास ये। अब नीचे जो है वो माइनस में आ जाएगी, माइनस लॉग एन आई, इसको एक साथ ले लेते हैं, एन आई फैक्टोरियल इंटू में जी आई फैक्टोरियल, ये साथ में लगी, इसको ऐसे लिख लो। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी लॉग की, हमने यहां पर की है लॉगरिथम ऑफ ए बाय बी, इसको लिख सकते हैं लॉगरिथमिक ऑफ ए माइनस में लॉगरिथमिक ऑफ बी। यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। अब क्या करेंगे, अब जस्ट इसको एक बार और थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ये लिख लिया मैंने। अब सम अलग अलग पे कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी और लगेगी अभी भी, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये लगा दिया मैंने। अब यहां पर प्रोडक्ट वाली लग जाएगी, प्रोडक्ट वाली लग जाएगी तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग एन आई फैक्टोरियल, और फिर आगे क्या लगेगा, माइनस में लॉग जी आई फैक्टोरियल, ये हमने लगा दी। अब यहां पर देखो लॉग का कोई टर्म अगर फैक्टोरियल में है तो स्टिरलिंग फॉर्मूला हमारे पास, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो इसकी जगह लॉगरिथमिक ऑफ एन आई प्लस में जी आई फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं एन आई प्लस में जी आई, इसको हमने लिख दिया पहले, और फिर लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एन आई प्लस में जी आई, ये लिख दिया। सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे, लॉगरिथमिक ऑफ एन आई फैक्टोरियल को लिखेंगे एन आई लॉगरिथमिक ऑफ एन आई फैक्टोरियल। बहुत आसान चल रहा है सब कुछ। और माइनस में एन आई, इसमें भी एन आई प्लस में जी आई, ये हमने एक्सपेंसिव कर दिया। उस टर्म को कैसे लिखेंगे,
लॉगरिथमिक ऑफ जी आई फैक्टोरियल को लिखेंगे हम क्या, जी आई लॉगरिथमिक ऑफ जी आई माइनस में जी। ये स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज की, तो ये तब यूज करते हैं जब आपके लॉगरिथमिक में कोई चीज फैक्टोरियल में होती है तो वो तब यूज किया जाता है। तो अब जस्ट हमने ये पुट करना है इनकी जगह पे, तो लॉगरिथमिक ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए लॉगरिथमिक लिया। अब इसके बाद हम चेंज करेंगे इसके अंदर, अब जस्ट इसके बाद ही चेंज करेंगे। तो ये हम लिखते हैं समेशन ऑफ के तक जा रहा समेशन, एक बार इसके अंदर लिख लेते हैं। तो एन आई प्लस में जी आई, ये एज इट इज लिखना है, आपने उठा के ये एज इट इज यहां पर लिखना है जो हमने स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन से एक्सपेंशन किया था, माइनस में एन आई प्लस में जी आई, ये तो मैंने लिख दिया इसकी जगह। अब नेक्स्ट लॉग एन आई फैक्टोरियल, लॉग एन आई फैक्टोरियल को आप एन आई लॉगरिथमिक ऑफ एन आई, अब माइनस ये बाहर है, अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन आई, बस इतना सा करना था। फिर माइनस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ जी आई फैक्टोरियल माइनस जी आई लॉगरिथमिक ऑफ जी आई प्लस में जी आई, ये इतना लिखना था हमने इसके अंदर। अब ये देखते हैं, अब इसके अंदर ये देखते हैं कि ये देखो ये कैंसिल हो गया, देखो ये टर्म एन आई प्लस में जी आई कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास, तो हमारे पास ये वाली टर्में बचगी। कौन सी टर्में बचगी, एन आई प्लस में जी आई लॉगरिथमिक ऑफ एन आई जी आई और माइनस में एन आई और माइनस में जी आई लॉगरिथमिक ऑफ जी आई। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये हमने यहां पर सोल्व कर लिया। अब क्या करना है, अब इसके अंदर से हमें चेंज करना है, जस्ट चेंज करना है मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट निकालने के लिए, जस्ट हम चेंज करेंगे यहां पर। तो ये नेक्स्ट यहां पर चले जाएंगे अब नेक्स्ट हम यहां पर आ जाते हैं। बड़ा ही आसान टॉपिक है, तीनों स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यही प्रोसीजर रहता है, जस्ट चेंज करेंगे इसमें, ये कर दिया चेंज। तो इस टर्म के अंदर भी चेंज होगा, इस टर्म के अंदर भी चेंज होगा, इस टर्म के अंदर भी चेंज होगा। जब ये चेंज कर रहे हैं ना, ये बात याद रखनी है हमने, जी आई है ना ये कांस्टेंट है, और जो एन आई है ना वो चेंज हो सकता है। ith स्टेट में जो n पार्टिकल है ना वो चेंज हो सकते हैं भाई, कुछ पार्टिकल उसमें ऐड हो सकते हैं या कुछ पार्टिकल वहां से निकल के किसी और स्टेट में जा सकते हैं, ये हो सकता है चेंजेस टाइम के साथ में। क्योंकि आपको क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी निकाल ले, थर्मल इक्विलिब्रियम तो स्टेबलाइज होगा ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट वो होती है एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बाद जिस स्टेट के इर्द गिर्द हिलना काफी मुश्किल होता है, वो मोस्ट प्रोबेबल होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब देखो आप, ये तो सम आ गया हमारे पास 1 से लेकर k तक। अब इसके अंदर चेंज करेंगे, आप फर्स्ट टर्म इसके अंदर चेंज करेंगे, सेकंड तो एज इट इज रहेगी, इसमें आपका एन आई में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जी आई में जब चेंज करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर एन आई ये हमने कर दिया, और फिर लॉग ऑफ एन आई प्लस में जी आई ये कर दिया हमने, ये फर्स्ट सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला फैक्टर तो रहेगा सेम कांस्टेंट, एन आई प्लस में जी आई, और अब चेंज करेंगे इसमें। अब इसमें हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा log x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो 1/x आ जाएगा, तो 1/x आ जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 में एन आई जी आई, और फिर चेंज करेंगे उसका डेल्टा एन आई,
ये हमने सोल्व करी है पहले वाली टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस में वही फर्स्ट टर्म डेल्टा एन आई फर्स्ट टर्म के अंदर चेंज, सेकंड टर्म एज इट इज, और फिर माइनस चलेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का चेंज करेंगे लॉगरिथमिक में तो 1/ni, और फिर उसके अंदर चेंज, और इस टर्म के अंदर चेंज करेंगे तो जी आई कॉन्स्टेंट है वो खत्म ही हो जाएगी, वो टर्म वो जीरो हो जाएगी। तो अब इसको हमने सोल्व करना है, इसको इसका अरेंजमेंट करना। देखो ये कैंसिल हो गया, सीधी सी बात दिख रहा है, सेम है, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। अब क्या होगा हमारे पास में, अब हमने जस्ट इसके अंदर देखना है क्या क्या बच गया हमारे पास में। अब ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो डेल्टा एन आई ये प्लस में ये माइनस में, तो ये भी टर्म आपकी कैंसिल ही हो रही पूरी। तो अब बच क्या गया हमारे पास में, वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, तीनों स्टैटिस्टिकल में हम रिपीट करते हैं चीजें मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेप निकालने के लिए। तो ये हमारे पास हो गया लॉगरिथमिक ऑफ एन आई जी आई, और यहां पर डेल्टा एन आई ये आ गया। अब इसमें से लॉगरिथमिक ऑफ एन आई डेल्टा एन आई, अब इसको थोड़ा सा और आप कर सकते हो, कर लो, वेरी सिंपल, नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ एन आई प्लस में जी आई अपॉन में एन आई इंटू में डेल्टा एन आई, ये आपके पास आ गया जो हमने देखना था एक बार। तो टोटल अरेंजमेंट था, टोटल अरेंजमेंट का हमने लॉगरिथमिक लेके बस उसका चेंज किया था, यही किया जस्ट हमने। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। अब आज हम मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट देख रहे हैं, तो उसका नेचुरल लॉगरिथम लेकर जस्ट हमने क्या किया, उसका चेंज करके देखा, ये आ गया हमारे पास में। अब हमारे पास दो पोस्टुलेट्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो बार बार यूज कर रहे हैं वो मैं यहां पर यूज करूंगा। तो नंबर 1 पोस्टुलेट जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल। तो वो क्या था, टोटल जो पार्टिकल है एन है वो सम ऑफ द एन आई, ये तक है। तो इसका अगर चेंज करके देखो ना मैं, क्योंकि टोटल पार्टिकल तो पूरे सिस्टम में तो कांस्टेंट है, तो ये जो चेंज करूंगा ना मैं, तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि ये जीरो है, एन टोटल एन जीरो है, तो हमारे पास यहां से ये बात आ जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये टोटल एन जीरो हो जाता है। तो आप इसको जस्ट रीअरेंज करके डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो, आई वैरी 1 से लेकर के तक, ये हमारा आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल में। वी जो बोसोन है वो टोटल पूरे सिस्टम में कंजर्व रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। लेवल्स के अंदर तो चेंज हो सकते हैं भी, किसी लेवल से दो फालतू नीचे चले गए, शिफ्ट हो गए, ये लेवल्स में तो इंटरचेंज होता रहता है पार्टिकल का, लेकिन नेट जो पूरे सिस्टम में है ना, वो पार्टिकल हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सेकंड पोस्टुलेट जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बहुत बढ़िया पोस्टुलेट्स है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है ना वो कांस्टेंट रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो टोटल जो एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलिए इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्या है, टोटल एनर्जी, जो ई को हम टोटल एनर्जी मान रहे हैं, तो वो क्या होगी, एन आई ई आई, आई वैरी 1 से लेकर के तक, ये टोटल एनर्जी लिख दी। इसका मतलब क्या है, जो एन आई या आई एच स्टेट में पार्टिकल हैं और ई आई उस लेवल की एनर्जी है।
हर लेवल की एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो एक बार फिक्स होगी। फर्स्ट लेवल पे जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, E1 होगी। सेकंड लेवल पे जो एनर्जी वो क्या होगी, E2 होगी। थर्ड पे क्या होगी, E3 होगी। वो चेंज नहीं होगी। चेंज पार्टिकल का चेंज हो सकता है डिफरेंट स्टेट के बीच में, ये है। तो अगर इसमें चेंज कर, टोटल एनर्जी तो सिस्टम की कांस्टेंट है, इसमें चेंज करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, EI तो हर एक लेवल की कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी, लेकिन उनके पार्टिकल चेंज हो सकते हैं। तो यहां तक ये आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है पूरे सिस्टम की, उसमें ना ही लॉस है ना ही उसमें कोई गेन है। तो ये एक इक्वेशन, बहुत बढ़िया इक्वेशन ये आ जाती है आपके पास में, EI डेल्टा NI इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और एक इक्वेशन ये तीन इक्वेशन आ जाती हैं आपके पास में। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, मर्जी आपकी, इनको 1 2 3 ऊपर नीचे कैसे भी बोल सकते हो। अब हमने इन इक्वेशन, तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे देखो इसमें, अब इन इन इक्वेशनों को हम कुछ कांस्टेंट के थ्रू लिंक करेंगे। इंडिपेंडेंट लैग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड बोलते हैं। ये तीनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, तो हम कुछ कांस्टेंट के थ्रू इनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दोनों इस वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो मेथड ऑफ लैग्रांजियन मल्टीप्लायर है, मेथड इज द लैग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, लैग्रेंजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड लैग्रेंजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर तो इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद अल्फा, अल्फा बीटा जो भी यहां पर है ना वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाले ही रहेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद अल्फा, इक्वेशन 3 बाय बीटा, एंड जो रिजल्ट जो आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में, देन subtracting from equation 1 we get, सीधा लिख देखो। अब देखो इसमें इसका और बता देता हूं मैं, जो मोस्ट प्रोबेबल जो माइक्रोस्टेट निकालना चाह रहे थे, लॉगरिथमिक ऑफ W, जब इसका चेंज करेंगे ना ये भी हमारे पास 0 होता है। यहां पर लिख लेता हूं, लॉगरिथमिक ऑफ W का जो चेंज किया था हमने वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए 0 होगा। तो मीनिंग क्या है, जो ये जो फंक्शन जो सिस्टम है ना ये 0 के बराबर है फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए, ये आप ध्यान रखना। तो अब ये 0 के बराबर है, इस इक्वेशन में से इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, और हम लिख देंगे कैसे, सम तो बाहर आ जाएगा 1 से लेकर k तक, ये एज इट इज लिखना है। नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ ni प्लस में gi अपॉन में ni, नेक्स्ट माइनस में यहां अल्फा आ जाएगा, ये तो बाहर चला जाएगा, अल्फा माइनस में बीटा ei, और बाहर आ गया आपके पास में, बाहर आ गया आपके पास में डेल्टा ni। चेक करो एक बार, देखो क्या था, ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए डेल्टा नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ W 0 होगा। ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए है, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट ही निकाल रहे हैं हम इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ये हमारे पास आ गया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल था जिसके अंदर हम डेल्टा ni इक्वल टू 0, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर यूज करके इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बीटा से कर दिया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 से, और ये हमारे पास आ गई डेल्टा ni कॉमन है हमारे पास में। अब ये पूरा सिस्टम हमारे पास क्या है, 0 है।
तो जीरो है, तो ये जो ब्रैकेट में चीज है ना, ये जीरो, इसका मतलब क्या है, ये जीरो है, दैट इज दिस इज जीरो। एन आई प्लस में जी आई इंटू में एन आई माइनस में अल्फा माइनस में बीटा ई आई, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ एन आई प्लस में जी आई अपॉन में एन आई इक्वल टू अल्फा उधर चला गया प्लस में बीटा ई आई, ये लिख दिया। अब एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास हमें समझ में आ जाएगी बात क्या है। बहुत ही आसान टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4th यूनिट का आपका। देखो एंटी लॉग लिया, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ये लिखना पड़ेगा। तो एन आई प्लस में जी आई अपॉन में एन आई, ये चल रहा है बस हमारे पास में, ई की पावर अल्फा प्लस में बीटा ई आई। अब हमारे पास इसको कर देंगे 1 प्लस में जी आई एन आई ई की पावर अल्फा प्लस में बीटा ई आई। अब इसको जी आई एन आई, ये आ गया ई की पावर अल्फा प्लस में बीटा ई आई, और ये माइनस इधर चला गया -1, ये आ गया हमारे पास में। अब ये बहुत ही बढ़िया इक्वेशन आ गई आपके पास में। इसमें एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल पर एनर्जी लेवल, तो इसको जस्ट आप रेसिप्रोकेट कर दे, तो एन आई जी आई इक्वल टू 1 अपॉन में ई की पावर अल्फा प्लस में बीटा ई आई माइनस में 1। ये बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है, यही है बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मतलब पार्टिकल कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस इज एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल की नंबर, ये बोसोन बोल सकते हैं, एवरेज नंबर ऑफ बोसोन्स। बोसोन्स क्या होते हैं, जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, जो पार्टिकल जिनकी स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल होती है, स्पिन क्वांटम नंबर। एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, एवरेज नंबर ऑफ बोसोन पर क्वांटम एनर्जी लेवल, क्वांटम एनर्जी लेवल। और इसको क्या बोलेंगे भाई, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्वांटम एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर, दिस इज नोन एज बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बस यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूट, हाउ द पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, हाउ द पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर बोसोन्स, बोसोन्स पार्टिकल के लिए बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। एनआई अपॉन में जे क्या, ये क्या है, एनआई क्या है, ith लेवल में एनआई पार्टिकल, जो ith एनर्जी लेवल है ना, जिसकी एनर्जी EI है, उसके कोरस्पॉन्डिंग है। GI क्या है, जो ith एनर्जी लेवल है ना, उसके अंदर फर्दर पार्ट्स हैं, उसके अंदर फर्दर पार्ट्स हैं। ये हमें पता चलेगा, ये डीजेनरेसी बताता है किसी एनर्जी लेवल के ब्रेक होने की, मतलब एनर्जी लेवल के अंदर फर्दर लेवल्स हैं, सभी की एक ही एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग सभी लेवल हैं। और ये ई की पावर अल्फा प्लस में बीटा EI, ये बड़ा अच्छा फैक्टर है। जो बीटा है ना, बीटा वही रहेगा, बीटा से हम टेम्परेचर की टर्म निकाल लेते हैं, बीटा वही रहेगा जो हमने अभी तक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में निकाला था, बीटा वही रहेगा।
क्या रहेगा, बीटा क्या है, बीटा इक्वल टू 1 में KBT। देखो फिर बोल्ट्जमैन आ गए यहां पर, where beta is इक्वल टू 1 में केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में टेम्परेचर, लिख भी दो चाहे इसको, Ni इक्वल टू Gi क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा Gi और e की पावर अल्फा, इसको अलग कर लेते हैं, और e की पावर ei और में KBT माइनस में 1। जो तीनों स्टैटिक्स एक जैसे हमने ऑलरेडी कर ली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में यहां -1 नहीं होता था, बस इतनी ही फर्क है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में -1 नहीं होता था, बोस आइंस्टीन में -1 आ गया, और फर्मी डिराक में -प्लस आ जाएगा। बस ये यही प्रोसीजर फॉलो करना है हमें, और यही सारी चीजें निकालनी है। दिस इज द Ni नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ith स्टेट इक्वल टू Gi। ये अभी हमें पता चलेगा डेंसिटी ऑफ स्टेट बताएगा, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट बताएगा, e की पावर अल्फा, e की पावर ei अपॉन में KBT माइनस में 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अभी तो देखो अभी तो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल बताता है हमें एनर्जी लेवल्स के अंदर में, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन तो पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम क्या पढ़ेंगे, बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बोस आइंस्टीन BE डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जस्ट बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स करेंगे तो इसी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे। जस्ट इसको, ये जो हमारे पास सिस्टम है ना, इसको Ni अपॉन में Gi को हम एक नया फंक्शन का नाम दे देते हैं, ये है f ऑफ ei। इसको f ऑफ ei बोला मैंने, Ni अपॉन में Gi, जो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्वांटम एनर्जी लेवल है ना, पर क्वांटम एनर्जी लेवल, या एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल पर एनर्जी लेवल है, उसी को मैंने बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल दिया, f ऑफ ei इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी। देखो एनर्जी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल में एनर्जी नजर आ रही है, तो ये हमारे पास हो गया बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वहां से हमने इसको ले लिया, तो 1 अपॉन में e की पावर अल्फा, e की पावर बीटा, e की पावर ये लिख लेते हैं, ये अपॉन में KBT माइनस 1, ये लिख लिया हमने। ये बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर ei एनर्जी लेवल, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हम एक्चुअली में क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होता है, एनर्जी रेंज के अंदर निकालना होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जो लेवल होते हैं बड़े पास होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं बड़े पास होते हैं, तो कॉन्टिन्यूम बिहेव करते हैं। कॉन्टिन्यूम मतलब ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, लेवल बिल्कुल पास हैं, तो कॉन्टिन्यूम बिहेवियर करते हैं। तो उसमें हम जैसे ये तो एक डिस्क्रीट अलग अलग चीजें आ रही हैं, लेकिन एनर्जी लेवल क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूम होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, एनर्जी रेंज DE एनर्जी रेंज में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी रेंज E टू E प्लस में DE, ये दिखाते हैं। ये तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल पर एनर्जी लेवल आ गए, तो कैसे निकालेंगे, वो बड़ा अच्छा है, Ne DE। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल DE एनर्जी रेंज के अंदर है, इक्वल टू ये E एनर्जी लेवल के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यही एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल। अब एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल तो आ गया, ये क्या आ गया, NiGi आ गया, मतलब मान लो NiGi आ गया। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स भी लिखेंगे, तभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा। तो इसको GE DE से मल्टीप्लाई कर दी, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए, तो NEDE अपने NEDE आ गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी रेंज DE, ये आ गया। इसको FE क्या है,
ये बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है पर एनर्जी रेंज, पर एनर्जी लेवल में, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। टोटल नंबर एनर्जी लेवल्स आ गया तो ये अपने पास आ गया। अब यहां तक हमने कर लिया। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट नहीं, अभी जी डी की वैल्यू हमें पता होती है ऑलरेडी, जी डी की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है, और एफ ई की वैल्यू हमारे पास में जस्ट इसमें ई आई यहां से हटा दो, ई आई यहां से हटा दो, ये वैल्यू पुट कर दो। ये हमारे पास हो गया बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन ला पड़ा, फिर बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस में डी में निकालेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। हमने ये पढ़े, बस 3 बातें पढ़ी यहां पर। बोसोन के लिए सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ला पढ़ा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा, और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज करते हुए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी रेंज डी में कैसे निकालेंगे, तो वो एफ ई और जी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी डी ऑलरेडी हमें पता है, ये जो वैल्यू पुट करके हम आगे इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे ना, इसमें फोटोन को स्टडी करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, और प्लैंक का जो फार्मूला है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए वो निकालेंगे। तब तक के लिए आप ये पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आपका।